हेलो दोस्तों, आइए हम लोग अब जो हमारा अगला टॉपिक है, इससे पहले जो टॉपिक थे जैसे कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है और गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, यानी सरकारी बजट क्या होता है और सरकारी बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, वो हमने सीख लिया है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम ये देखते हैं कि जो सरकारी जो बजट जो होता है उस ठीक सरकारी बजट के कंपोनेंट क्या होते हैं, अर्थात सरकारी बजट के घटक क्या है। घटक का मतलब है कि अब जो मेन बात है कि मुख्य रूप से अब ये इसमें बताया जाएगा कि सरकारी जो बजट जो है उसमें सरकार को किन किन सोर्सेस से पैसा मिल रहा है और किन किन नीतियों के आधार पर और किन किन तरीकों से मिल रहा होता है, ये बताया जाएगा। और फिर सरकार ये पैसे प्राप्त करके क्या करती है, खर्चे कैसे कैसे करती है। और ध्यान रहे यहाँ पर सरकार ये जो आय जो सरकारी मतलब बजट की जो प्राप्ति यानी जो सरकार के पास पैसा आएगा ये सब अनुमान लगा रही है सरकार, और अनुमानित आधार पर सरकार कहाँ कहाँ खर्चा करेगी तो इसकी जानकारी देती है। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि बजट जो सरकारी बजट जो है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, अर्थात अब आपको समझाया जाएगा कुछ विशेषताओं के आधार पर और जानकारी के आधार पर कि सरकार को किस किस विशेषताओं वाली प्राप्तियां और कहां कहां से और किन किन तरीकों से होती है, और सरकार ये पैसे कहां कहां और कैसे कैसे खर्च कर रहे होते हैं, इसकी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सरकारी बजट के जो कंपोनेंट होते हैं, घटक जो होते हैं वो दो होते हैं। पहला होता है मुख्य घटक बजट प्राप्तियां और दूसरा होता है बजट व्यय। जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार के मुख्य यानी सरकार इसमें यानी इस बजट प्राप्तियों में ये बताएगी कि एक वित्तीय वर्ष में एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड में अर्थात 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक की अवधि के दौरान सरकार की किन किन स्रोतों से अनुमानित जो प्राप्तियां होंगी उसका विवरण बजट प्राप्तियों में दिया जाता है। यानी बजट प्राप्तियों के अंदर एक वित्तीय वर्ष में अर्थात एक लेखा वर्ष के अंतर्गत जितनी भी अनुमानित प्राप्तियां होंगी और जिन जिन स्रोतों से होंगी, जिन जिन सोर्सेस से होंगी, उनका अनुमानित प्राप्तियों का विवरण बजट प्राप्तियों में बताया गया होता है। ठीक है, ठीक वैसे ही जो दूसरा पहलू ये तो था कि सरकार को एक साल में किन किन स्रोतों से अनुमानित प्राप्तियां होंगी अर्थात अनुमानित आधार पर पैसे आएंगे और कुल कितना फंड इकट्ठा होगा, कुल कितना पैसा आएगा, फिर उन पैसे को सरकार बजट व्यय के माध्यम से यानी कि सरकार एक वित्तीय वर्ष में किन किन जगहों पर कैसे कैसे अनुमानित आधार पर खर्चे करने वाली है उसका विवरण बजट व्यय में दिया जाता है। तो मतलब है कि सरकारी बजट के जो घटक हैं वो दो हैं, एक है बजट प्राप्तियां और दूसरा है बजट व्यय। तो बजट प्राप्तियों में एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत सरकार की जो अनुमानित प्राप्तियों के जो स्रोत होते हैं उनका विवरण दिया गया होता है, और वैसे ही बजट व्यय में एक वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित व्ययों का विवरण दिया गया होता है। ठीक है, तो एक हो गया बजट प्राप्ति, बजट व्यय। अब जब सरकार बात करती है बजट प्राप्तियों की यानी बजट के अंदर सरकारी बजट में जो बजट प्राप्तियां होती हैं तो उसमें फर्दर यानी पुनः इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है राजस्व व्यय यानी सरकार की जो प्राप्तियां होती हैं, एक राजस्व प्राप्तियां होती हैं और एक होती है पूंजीगत प्राप्तियां। अब राजस्व प्राप्तियां क्या है, सरकार की राजस्व प्राप्तियां यानी कि राजस्व मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, इसको बजट रिसिप्ट बोलते हैं, इसको बजट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब जो ये जो रेवेन्यू जो रिसिप्ट है अर्थात राजस्व जो प्राप्तियां हैं ये वो प्राप्तियां होती हैं यानी राजस्व प्राप्तियों में उन प्राप्तियों को रखा जाता है जिनसे सरकार के दायित्वों में कोई भी वृद्धि नहीं होती अर्थात दायित्व उत्पन्न नहीं होते और ना ही
परिसंपत्तियों में कोई भी कमी आती है। मतलब ऐसी रिसिप्ट जिनसे सरकार की लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं होती और ना ही जो एसेट्स जो होती है उसमें कोई भी कमी आती है, अर्थात एसेट्स भी रिड्यूस नहीं होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कर प्राप्तियां। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति सरकार को कोई भी कर देता है, कर के रूप में जैसे इनकम टैक्स देता है, तो इससे इनकम टैक्स जब सरकार लेती है तो सरकार का उस व्यक्ति के प्रति, पर्टिकुलर उस व्यक्ति के प्रति कोई भी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। अब कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कर दे, यानी उसकी इनकम ज्यादा है और वो ज्यादा कर दे रहा है, तो वो ये सोचे कि सरकार उसके, यानी सरकार कोई भी काम करे तो उसके लिए बायस जो करे, उसके लिए स्पेशल कोई ट्रीटमेंट करे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यानी कर एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है, आवश्यक भुगतान है, जिससे क्या करना होता है, सभी को देना होता है, वो भी बिना किसी प्राप्ति की इच्छा रखते हुए। यानी कि उसके बदले में सरकार कोई भी आपको रिटर्न में कुछ देगी नहीं उस पर्टिकुलर व्यक्ति को। हाँ, सरकार का वो अलग चीज है, सरकार कुछ भी करेगी सार्वजनिक आधार पर करेगी, लेकिन हाँ, एक इंडिविजुअल पर्सन के प्रति सरकार कोई कर्जा नहीं ले रही है, ये एक सिस्टम है। ठीक है, तो समझिएगा। तो कर जैसे इनकम टैक्स हो गया, तो इनकम टैक्स वगैरह जो होता है, जीएसटी सरकार को जो मिल रहा है, तो इसके बदले में आप, यानी सरकार का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता और साथ ही साथ परिसंपत्तियों में कोई भी कमी नहीं आती है, यानी सरकार की एसेट्स भी कम नहीं, यानी सब सरकार को जब कोई इनकम टैक्स, जीएसटी इस तरीकों से जब पैसा मिल रहा है तो सरकार की एसेट्स भी नहीं घटती है। अब देखिएगा, जबकि एसेट्स कैसे घटती है, जैसे सरकार जब किसी सरकारी कंपनी के शेयर, जैसे अभी एयर इंडिया को सरकार ने रतन जी जो टाटा है, यानी टाटा की कंपनी को बेच दिया उन्होंने, तो अब जो भारत सरकार की जो संपत्ति थी वो किसके पास चली गई, टाटा कंपनी के पास चली गई। तो ऐसे में सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आ गई है। तो समझ आ रहा है आप लोगों को, जब मैं बात कर रहा हूं परिसंपत्ति अर्थात एसेट्स में कमी की जब बात कर रहा हूं, तो इसका अर्थ है कि जब सरकार क्या करती है, यानी सरकार की जो संपत्तियां होती है उसमें कमी होना होता है। लेकिन जब सरकार को कोई रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, यानी कर वगैरह के माध्यम से कोई पैसा मिलता है, तो इससे सरकार की जो एसेट्स जो होती है वो घटती नहीं है। तो इसका मतलब है कि राजस्व प्राप्तियां, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट, वो रिसिप्ट हैं जिनसे ना तो लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही एसेट्स रिड्यूस होती हैं। यानी राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनसे दायित्वों में ना तो कोई भी दायित्व में वृद्धि होती है, ना ही तो परिसंपत्तियों में कोई भी कमी आती है। ठीक है, अब इसके ये जो टैक्स वगैरह के जो उदाहरण है, अभी मैं आपको, जैसे कर प्राप्तियां प्रगतिशील तथा प्रतिगामी कर के प्रकार होते हैं, टैक्स के जो सिस्टम होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना, प्रगतिशील, प्रतिगामी कर, मूल्यानुसार कर, विशिष्ट कर, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर। फिर करेतर प्राप्तियां, यानी एक तो कर के माध्यम से पैसा मिलता है और एक होता है कर के अलावा, जिसे नॉन टैक्स रिसिप्ट भी बोलते हैं। तो जैसे शुल्क, जुर्माना, एस्टेट, विशेषांकन, सरकारी उद्यमों से आय, 2G 3G जैसे स्पेक्ट्रम से प्राप्त आय और अनुदान। ठीक है, अभी मैं इस वाले टॉपिक पे बहुत डिटेल में आपसे बात करूंगा। देखिए, जैसे ये कर प्राप्तियां क्या होती हैं। ठीक है, तो जो सरकार को जो कर जो मिलता है, ठीक, तो कर के जो सिस्टम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी देश में 3 प्रकार के टैक्स के सिस्टम पाए जाते हैं। तो उन सिस्टमों में जैसे एक होता है प्रगतिशील कर तथा प्रतिगामी कर, यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम और रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में क्या होता है कि व्यक्ति की आय, यानी व्यक्ति की जो इनकम है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, टैक्स की जो रेट है उसमें भी वृद्धि होती चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम 10 लाख है तो उस पे उसे 10% टैक्स देना है। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति की इनकम 50 लाख है तो उसे उस पे 20% टैक्स देना होगा। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 1 करोड़ है तो उसे उस पे 40% टैक्स देना होगा। तो समझ आ रहा है, जैसे जैसे इनकम क्या हो रही है,
यानी किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे टैक्स की जो रेट है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे टैक्स सिस्टम को जिसमें इनकम के बढ़ने के साथ साथ टैक्स के रेट में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उस टैक्स सिस्टम को क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कर कहा जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहा जाता है। और इस प्रकार के टैक्स सिस्टम, जिस देश में भी ये टैक्स सिस्टम पाया जाता है, उस देश में टैक्स का बर्डन जो है किस पे पड़ता है? अमीर जो वर्ग होता है समाज का, यानी जो अमीर वर्ग है उनको टैक्स का भार वहन करना पड़ता है। ठीक है, ये था प्रोग्रेसिव टैक्स। अब हमने और हिंदी में उसे प्रगतिशील कर बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रतिगामी कर के बारे में। प्रतिगामी कर क्या होता है? प्रतिगामी कर बच्चे वो कर काटने के वो जो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम बोलते हैं। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम वो टैक्स सिस्टम है जिसके अंदर टैक्स की जो रेट होती है वो क्या होती है? वो फिक्स होती है। यानी इनकम अगर आपकी 10 लाख हो, 50 लाख हो, 60 लाख हो, 1 करोड़ हो, टैक्स सबको देना है और सबके लिए टैक्स की रेट सेम होगी। जैसे 5% अगर टैक्स है तो चाहे आप 10,000 कमा रहे हैं तो भी 5% टैक्स देंगे, आप 5 करोड़ कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, सबको समान अनुपात में समान दर से क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो इस सिस्टम को प्रतिगामी कर कहा जाता है, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहा जाता है। तो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में समझ आ गया, यानी कि इनकम जो होगी, इनकम कितनी भी हो, टैक्स का जो रेट होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी स्थिर होगा, उसी रेट पर सबको टैक्स देना होगा। और प्रतिगामी कर में क्या होता है? टैक्स का जो बर्डन जो होता है वो किस पे जाता है? किस पे भार जो है उसमें कौन वहन करता है? गरीब वर्ग वहन करता है। स्वाभाविक सी बात है, किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ है, तब आप उससे 5% मांगेंगे तो भैया वो 5 लाख रुपया तुमको दे देगा। और क्या होगा? उसको, अब जिस व्यक्ति की इनकम ज्यादा है उससे आप थोड़ा पैसा लेंगे तो उसको उतना कष्ट नहीं होगा जितना कि एक व्यक्ति की इनकम, जिस व्यक्ति के पास 10,000 रुपए थे, अगर आप उससे 500 रुपए उसमें से भी ले लेंगे तो उसके हालात उसके लिए बड़ा ही कष्ट वाला विषय होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धन कम होता है, जिस व्यक्ति के पास जो चीज कम होती है, उसे खोने पे दुख उसे ज्यादा होता है। और जिस व्यक्ति के पास जो चीज जितनी ही ज्यादा मात्रा में होती है, यदि खो भी जाए तो उसको खोने का गम कम होता है। ठीक है, तो यही आधार है। तो इस केस में जिस व्यक्ति की इनकम कम है उससे भी टैक्स लेंगे तो उसको बढ़ता, इसीलिए जो गरीब वर्ग होता है उस पे टैक्स का जो बर्डन पड़ता है। ठीक है बच्चे, तो एक हो गया प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील कर। इसमें टैक्स का रेट इनकम के, यानी इनकम के बढ़ने के साथ साथ टैक्स का रेट बढ़ता है। और प्रतिगामी कर यानी रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में टैक्स का जो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है, भले ही आपकी इनकम कितनी भी हो, ज्यादा कम हो, टैक्स सबको देना होगा। इसमें टैक्स का बढ़े, प्रतिगामी कर में यानी कि रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में टैक्स का बर्डन गरीब व्यक्तियों पर पड़ता है। और प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में टैक्स का जो बर्डन है वो समाज के अमीर वर्ग पर पड़ता है। और भारत में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं मूल्यानुसार तथा विशिष्ट कर, यानी क्या है? वैल्यू एडिड टैक्स या फिर स्पेसिफिक टैक्स भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, अब ये जो मूल्यानुसार का है जिसे हम शॉर्ट में वैट भी बोलते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स। तो वैल्यू एडिड टैक्स क्या है? वैल्यू एडिड टैक्स वो टैक्स है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट यानी किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य में अगर कोई भी मूल्य वृद्धि होती है या उसमें कोई भी वैल्यूएशन होता है, वैल्यू ऐड होती है, तो उस पे टैक्स चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सामान, एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, वो 10 रुपए का क्या करती है, मान लीजिए आटा वगैरह, मैदा वगैरह खरीदती है और इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं करके इसे, जैसे बिस्किट बनता है उस प्रोसेस को करके
अब इसमें क्या करती है, 10 रुपए किलो आटा खरीद के अब इसी आटे को बिस्किट में कन्वर्ट करके अब 50 रुपए का क्या कर रही है, बेच रही है। ठीक है, यानी विक्रय कर रही है इसमें। ठीक, तो यानी 10 का आटा खरीद के उसने 50 का बेच दिया, तो 10 का सामान लेकर आया और उसमें उसने प्रोसेसिंग की, बुनाई तमाम काम किए और काम करके उसे कितने का बेच रहा है, 50 का। तो 10 से 50 में कितने की मूल्य वृद्धि हुई, 40 रुपए की, यानी 50 से यानी सेल्स में से। और इसको ना हम इंटरमीडिएट कंजप्शन भी बोलते हैं। अब बच्चे आप लोगों ने पुराने जो चैप्टर्स हैं आपने पढ़ रखे होंगे, तो इंटरमीडिएट मध्यवर्ती वस्तु बोलते हैं हम इसको। तो इस 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 रुपए क्या किया इसने, वैल्यू एडिट कर दी। इस वैल्यू एडिशन पर अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू एडिशन पर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे ही हर व्यवसाय किसी सामान का कुछ रॉ मटेरियल वगैरह खरीदता है और फिर उसमें कुछ काम करता है और काम करके फिर उसे उसमें वैल्यू ऐड करके अधिक मूल्य पर बेच देता है। ठीक है, तो हर कंपनियां, हर व्यवसाय जितना भी क्या कर रहा है, किसी भी वस्तु या सेवा में मूल्य जोड़ रहा है, उस वाले वैल्यू पर क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। उसी टैक्स सिस्टम को वैल्यू एडिड टैक्स कहा जाता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? ये जो वैट की जो थ्योरी है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दी थी। ठीक है, जब भारत में मंदी का दौर चल रहा था तब ये टैक्स सिस्टम लेकर आए थे और इसके माध्यम से भारत सरकार को बहुत ज्यादा कलेक्शन हुआ था, फंड इकट्ठा हुआ था और उस फंड इकट्ठा करके भारत सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी जो चल रही थी उसको झेला था, उसको वहन किया था। तो ये बड़ी ही अच्छी थ्योरी है। ठीक है बच्चे, तो वैट और जनरली अब इस वैट को किस नाम से जाना जाता है, जीएसटी के नाम से भी जाना जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। ठीक है बच्चे, एक है विशिष्ट कर। विशिष्ट कर का स्पेसिफिक टैक्स का मतलब होता है जब किसी वस्तु के आकार, भार, ठीक है, भार आदि के आधार पर कोई टैक्स लगाया जाए तो उसे विशिष्ट कर बोला जाता है। ठीक है, जैसे गिफ्ट टैक्स वगैरह भी इसमें ही आता है। जैसे मान लीजिए जब आप कोई भी स्पीड पोस्ट वगैरह करते हैं तो आपने देखा है जितना वेट होता है तो ज्यादा पैसा लगता है स्पीड पोस्ट का, है ना, और अगर आकार बड़ा है तो ज्यादा पैसा लगता है। ठीक है, तो इस तरीके के टैक्स स्पेसिफिक टैक्स कहलाते हैं, विशिष्ट कर कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे कर के प्रकार हैं। फिर है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। अब प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट कर। अब डायरेक्ट क्या होता है बच्चे, देखिएगा डायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो क्या सरकार के द्वारा, पहले तो टैक्स होता क्या है, टैक्स एक अनिवार्य भुगतान है, यानी कि टैक्स एक क्या है, कंपल्सरी पेमेंट है, जो कि जिस भी व्यक्ति, संस्था या कोई भी बिजनेस है उन सभी के द्वारा सरकार को बिना किसी प्राप्ति की इच्छा रखते हुए भुगतान करना होता है। ठीक है, यानी विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ एनी रिटर्न। ठीक है, यानी क्या होता है, टैक्स एक क्या है, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो बिना किसी रिटर्न के, इंटेंशन के क्या की जाती है, सरकार को दी जाती है। किसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा, फर्म के द्वारा, बिजनेस के द्वारा। ठीक है, यानी कर एक अनिवार्य भुगतान है जो व्यक्ति, संस्था, व्यवसाय आदि के द्वारा अनिवार्य रूप से क्या सरकार को दी जाती है बिना किसी इच्छा, प्राप्ति की इच्छा रखते हुए। ठीक है बच्चे, अब कर दो प्रकार। अब सरकार क्या करती है, जब किसी व्यक्ति पर कर लगाया जाता है, जैसे इनकम टैक्स। ठीक है, कर वो टैक्स जिसके भार को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि स्थगित नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो कर डायरेक्ट टैक्स होता है। यानी प्रत्यक्ष कर वो कर है जिसके भार को क्या किया, स्थगित नहीं किया जा सकता, अर्थात जिस व्यक्ति पर वो कर लगाया गया है, जिस संस्था पर वो कर लगाया गया है, उसी व्यक्ति को उसका भुगतान करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता।
मान लीजिए मेरी सैलरी अगर ज्यादा है, मेरी सैलरी पर इनकम टैक्स लगा है, तो इसका भुगतान मैं करूंगा, बल्कि कोई दूसरा नहीं करेगा, मेरा दोस्त नहीं कर देगा, मुझे ही करना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका बिजली का बिल है, तो बिजली का बिल आपका आया तो आप ही ना भरोगे, दूसरे का बिल दिखा दो भैया उसने भर तो दिया, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ही टैक्स जो है जिस व्यक्ति पर, यानी डायरेक्ट टैक्स जो है जिस व्यक्ति पर लगाया गया है उसी को उसका भुगतान करना होता है। वो इसके भार को, इसके बर्डन को क्या कर शिफ्ट नहीं कर सकता, वो चाहे किसी दूसरे पे शिफ्ट कर दे, किसी दूसरे को भाई तू दे दे, या किसी दूसरे को, ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, इसके उदाहरण जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह होता है, हाउस टैक्स वगैरह होता है। तो जैसे कॉर्पोरेट टैक्स है, जिस कंपनी पे लगा है उसे ही उसका पेमेंट करना है भाई, दूसरा थोड़ी ना उसका भुगतान कर देगा। तो समझ आ रहा है आप लोग, इसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे जीएसटी होता है। अब देखिए क्या होता है, देखिए जब कोई दुकानदार वगैरह कोई सामान लेकर आता है तो वो क्या करता है, उसको वो पहले टैक्स वो किसको पे करता है, वो सरकार को पे करता है। ठीक है, यानी देखिए कोई दुकानदार होता है, जब वो सामान लेकर आता है तो उसको भी जीएसटी क्या करना पड़ता है, उसको सरकार को देना पड़ता है। और ये जो सरकार को जो पे कर रहा है वही जीएसटी वो किससे कलेक्ट कर लेता है बाद में, किससे, पब्लिक से कलेक्ट कर लेता है। अब मान लीजिए कोई सामान लेकर आए, अब वो सामान क्या किया, किसी को हमने किसी कस्टमर को बेच दिया। ठीक है, जैसे ही हम किसी कस्टमर को बेचेंगे तो वो कस्टमर से, देखा आपने जब भी आप कोई सामान लेते हो उसमें जीएसटी का पैसा चार्ज करके आपसे, मतलब जीएसटी ऐड करके आपसे चार्ज कर लिया जाता है। तो अल्टीमेटली दुकानदार क्या कर रहा है, आपसे वही सामान क्या कर रहा है, उस सामान में जीएसटी जोड़ के आपसे पैसा ले रहा है, और फिर ये जीएसटी का पैसा जो वो अपने पास नहीं रखता, वो ये पैसा सरकार को पे कर देता है। और लगभग जो बड़े दुकानदार होते हैं, ठीक है, उनके पास जीएसटी नंबर होता है, उस माध्यम से वो 1 साल का क्या करते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, ये अप्रत्यक्ष होता है। तो जीएसटी वगैरह इसका उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं करेतर प्राप्तियां क्या होती है। जैसे हम इसको बोलते हैं, ये वाला जो था इसे इंग्लिश में टैक्स रिसिप्ट कहा जाता है। ठीक है, और ये है नॉन टैक्स रिसिप्ट। ठीक है बच्चे, तो जो नॉन टैक्स रिसिप्ट है, यानी एक तो हो गया कर के माध्यम से इकट्ठा करना, ये सारा हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, रेवेन्यू से पढ़ रहे हैं, राजस्व प्राप्तियों के बारे में। तो ये था कर प्राप्तियां, अब है आपकी करेतर प्राप्तियां। तो करेतर प्राप्तियां क्या होती हैं, यानी जो कर के अलावा अन्य रूप से होती हैं। तो जैसे शुल्क होना, शुल्क को हम फीस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप जब पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, तमाम प्रकार के जो सरकारी डॉक्यूमेंट, जब आप पासपोर्ट वगैरह ये सब चीजें जब बनवाते हैं तो आपको कुछ शुल्क के रूप में आपसे फीस चार्ज की जाए। जैसे आप आधार कार्ड बनवाइए, उसमें करेक्शन कराइए, तो आपको कुछ शुल्क के रूप में पैसे देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से भी सरकार को क्या होती है, सरकार की इनकम होती है, जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट का उदाहरण है। फिर है जुर्माना, फाइन वगैरह, यानी जब कोई भी कानून का हम उल्लंघन करते हैं तो दंड के रूप में क्या किया जाता है, कानून के हमसे चार्ज किया जाता है, जुर्माने के रूप में हमसे चार्ज किया जाता है। तो सरकार को क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जब दंडनीय अपराध करता है तो जुर्माने के रूप में उसे पैसे प्राप्त होते हैं। तो वो भी है, जैसे रेड लाइट वगैरह क्रॉस कर जाना, ये सारे वजह से, यानी रेड लाइट क्रॉस करने पे भी आपको जुर्माने के रूप में पैसे आपसे लिए जाते हैं। फिर है एस्चीट। एस्चीट क्या होता है बच्चे, एस्चीट जैसे बोलते हैं ना लावारिस संपत्ति, यानी भारत के अंदर कोई भी, अगर कोई भी ऐसी संपत्ति जिसका कोई वारिस ना हो तो वो संपत्ति भारत सरकार की हो जाती है, तो उसी को एस्चीट कहा जाता है। ठीक है, इससे भी सब, ये भी सब राजस्व प्राप्ति के उदाहरण है। अब है विशेषांकन। अब विशेषांकन क्या होता है, देखिए स्पेशल असेसमेंट बोला जाता है इसे। तो विशेषांकन क्या है बच्चे, विशेषांकन जब सरकार के किसी कार्य के द्वारा या किसी एक्टिविटीज के द्वारा उस या मतलब सरकार कोई भी, अगर जैसे मान लीजिए आपके आस पड़ोस में सरकार सड़कें बना देती है, बहुत अच्छे अच्छे मेट्रो के प्रोजेक्ट, मेट्रो ट्रेन आ जाती हैं, आधुनिक सुविधाएं आपके पास आ जाती हैं,
जैसे आपके घरों में पानी की सुविधाएं हो जाती हैं, ठीक है, तो यानी कि सरकार के विशेष किसी कार्य करने से क्या होता है, आम जनता को अगर कोई लाभ होता है तो जनता को जो लाभ हो रहा है, बेनिफिट जो मिल रहा है, उस लाभ के बदले में सरकार जनता से बहुत नॉमिनल रूप से कुछ पैसे चार्ज करती है, उसी को बोला जाता है विशेषांकन। तो यानी जैसे मैं उदाहरण एक और देता हूँ, जैसे हर घर जल के माध्यम से, वैसे अपने एरिया में जल आया ही नहीं है। एक और उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे एमसीएफ वाले हैं, अगर कूड़ा गाड़ी आती है कूड़ा उठाने के लिए, तो देखिए आप सभी से मंथली 60 रुपए 50 रुपए ये चार्ज करती है। तो ये जो 60 रुपए 50 रुपए चार्ज कर रही है, ये विशेषांकन का ही उदाहरण है। ठीक वैसे ही अगर भारत सरकार या हरियाणा सरकार क्या करे, आपके गलियों में सड़कें अच्छे से बनवा दे और पानी घर घर जल के माध्यम से, आपके हर घर जल नल और जल के माध्यम से पानी पहुंच जाए, तो आपसे उस पानी का बिल भी बहुत नॉमिनल रूप से चार्ज किया जाएगा। तो उस माध्यम से जो आय होगी वो भी विशेषांकन का ही उदाहरण है। फिर है सरकारी उद्यमों से आय, यानी जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं, जैसे आपने देखा एनटीपीसी, भेल, रेल, गेल, ठीक है, तमाम प्रकार की ठीक है कंपनियां हैं, बहुत सारी महारत्न नवरत्न कंपनियां हैं, बहुत सारी, इंडियन ऑयल, भारत गैस, भारत गियर लिमिटेड, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां हैं। उन सभी से भी सरकार को आय प्राप्ति होती है। फिर है 2G, 3G, 4G, 5G जैसे स्पेक्ट्रम होते हैं, इनको बेचकर भी सरकार क्या करती है, बहुत सारी रेवेन्यू अर्न करती है, जिसे हम राजस्व प्राप्तियां कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे अब आपको लग रहा है ये क्या है, जैसे जो टेलीकॉम इंडस्ट्री होती है, अगर भारत यानी किसी भी देश के अंदर अगर किसी को भी कोई टेलीकॉम, जैसे आप देख रहे हैं एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, ये सभी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं जो आपको इंटरनेट की सुविधाएं, आपको टेलीफोनिक सुविधाएं जो प्रदान कर रही हैं, तो ऐसी सेवाएं अगर इस क्षेत्र में किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले क्या करना होगा, भारत सरकार से आज्ञा लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी। तो जब भारत सरकार ये आज्ञा देती है तो इसके बदले में उनसे चार्ज करती है, तो उस माध्यम से भी सरकार की आय होती है। फिर है अनुदान और दान, डोनेशन और ग्रांट बोला जाता है, यानी जब भारत सरकार को कोई भी दान या अनुदान के रूप में कोई भी प्राप्तियां होती हैं, जैसे आपने देखा है किसी भारत के किसी राज्य में बाढ़ आ जाती है या कोई आपदा वगैरह आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो उस समय रिलीफ फंड एक खोला जाता है। जैसे अभी आपने देखा पीएम केयर फंड करके ऐसे खुल गया था कोरोना के समय में। तो वैसे ही बच्चों आपका जब बाढ़ वगैरह जब आती है तो लोग, आम जनता, पूरे भारत की जनता और विदेशी लोग, कोई भी लोग क्या करते हैं, दान के रूप में, अनुदान के रूप में कुछ क्या करते हैं, डोनेशंस करते हैं, तो उससे भी सरकार को आय होती है। तो ये सारे भी क्या हैं, ये सारे उदाहरण हैं राजस्व प्राप्तियों के। तो मुझे लगता है आपको राजस्व प्राप्तियां समझ आ गया होगा। राजस्व प्राप्तियां वो प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार की लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है और ना ही क्या होता है, संपत्तियों का, परिसंपत्तियों का कोई भी, परिसंपत्तियों में कोई भी कमी आती है। ठीक है, ना तो दायित्व उत्पन्न होते हैं, ना तो परिसंपत्तियों में कोई भी कमी आती है, अर्थात एसेट्स घटती नहीं है और लायबिलिटी बढ़ती नहीं है। ठीक है, और उसके उदाहरण है कर प्राप्तियां, करेतर प्राप्तियां। कर प्राप्तियों की बात करें तो प्रगतिशील कर होता है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्स, मूल्यानुसार तथा विशिष्ट कर, यानी वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं हम इसे, और स्पेसिफिक टैक्स बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। फिर बात करते हैं करेतर प्राप्तियां, नॉन टैक्स रिसिप्ट, जिसमें शुल्क, जुर्माना, एस्टेट, विशेषांकन, सरकारी उद्यमों से आय, 2G, 3G, स्पेक्ट्रम को बेचकर होने वाली आय, अनुदान और दान, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। हम दूसरा पॉइंट है हमारा बजट प्राप्तियों का। एक हो गया इस रूप से होती है प्राप्तियां जो कर के माध्यम से या कर के अलावा, एक हो गया पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जिनसे लायबिलिटी क्रिएट होती है और एसेट्स रिड्यूस होती है, यानी दायित्व यानी कि कर्जे सरकार के बढ़ जाते हैं
और परिसंपत्ति अर्थात सरकार की संपत्ति में सरकार की जो ओनरशिप है, जिन जो सरकार का जो मालिकाना हक है वो सब घट जाता है। ठीक है, जैसे जब सरकार क्या करती है, ऋणों की वसूली करती है, जब उधार लेती है सरकार तो कर्जा बढ़ जाता है, विनिवेश करती है, जैसे एयर इंडिया को बेच दिया, रेल को बेच दिया, तमाम लोग बोल रहे हैं ना मोदी जी ने देश बेच दिया, तो इसका मतलब क्या है कि सरकार क्या कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट, यानी जितनी सरकारी कंपनियां हैं उसके जो ओनरशिप है उसको शेयर बोला जाता है, तो उसके जो शेयर जो है सरकार प्राइवेट सेक्टर्स को बेच रही है, तो उसी को प्राइवेटाइजेशन, विनिवेश, निजीकरण कहा जाता है। तो निजीकरण के माध्यम से, निजीकरण करने से परिसंपत्तियों में कमी आती है और फिर जो पैसा मिलता है तो वो उदाहरण है पूंजीगत प्राप्तियों का। समझ आ रहा आप लोगों को? पूंजीगत प्राप्तियां क्या है? वो प्राप्तियां हैं जिससे सरकार के दायित्वों में क्या होता है, वृद्धि होती है। सरकार ऋण लेगी, कर्जा लेगी, किससे लेगी सरकार? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। सरकार किससे कर्जा लेगी? स्विस बैंक से, विदेशों से, अमेरिका से, इंटरनेशनल IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेगी। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से जब सरकार उधार लेती है विदेशी बैंकों से, विदेशी मतलब अन्य शेष विश्व से कोई भी उधार ले रही है तो सरकार के कर्जे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे उदाहरण पूंजीगत प्राप्तियों के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। अब मैंने एक लिखा है रिकवरी ऑफ लोन, यानी ऋणों की वसूली। तो रिकवरी ऑफ लोन का मतलब है, मान लीजिए भारत सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी राज्य, स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को कोई ऋण दे रखा है। ठीक है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश को ही लोन दे रखा है। तो जब उत्तर प्रदेश को जब भारत सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने जब उत्तर प्रदेश सरकार को ऋण दिया है, तो जब आप किसी को कर्जा देते हो ना तो आपकी संपत्ति बन जाती है कि उस व्यक्ति से आपको वापस मिलेगा। ठीक है, और जब आप कर्जा लेते हो ना तब आपका दायित्व बन जाता है कि आपको लौटाना है। यानी जब आप दे रहे हो तो आपकी संपत्ति है, जब आप ले रहे हो तो आपका दायित्व है कि भैया उसको देना है। ठीक है, तो वही है। तो जब भारत सरकार ने अर्थात कि केंद्र सरकार ने किसी राज्य सरकार को कोई ऋण दिया है, तो जब वो ऋण वापस करेगी तो भाई जब आपने दिया था तो संपत्ति बन गई थी, और जब वो सरकार वापस कर देगी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार वापस कर देगी, तो सर अब आपका फिर थोड़ी ना आपको वापस मिलेगा, तो यानी उसकी आपकी संपत्ति घट गई है। तो समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ऋणों की वसूली भी पूंजीगत प्राप्तियों का ही उदाहरण है। ठीक है बच्चे, तो बजट प्राप्तियां क्या है? बजट प्राप्तियां सरकार की एक लेखा वर्ष के अंदर, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी एक्सपेक्टेड रिसोर्स हैं, जितनी भी अनुमानित स्रोत हैं और अनुमानित प्राप्तियां होंगी उन सभी स्रोतों से, उसी का टोटल यहां बताया जाता है। यानी बजट प्राप्तियों में एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर किन किन स्रोतों से अनुमानित प्राप्तियां होने वाली हैं उसका विवरण दिया जाता है। ठीक, और जो सरकार को प्राप्तियां होती हैं वो राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में होती हैं। राजस्व प्राप्तियों से सरकार के दायित्व उत्पन्न नहीं होते हैं, पर संपत्तियों में कोई भी कमी नहीं आती है। पूंजीगत प्राप्तियों सरकार के दायित्व भी उत्पन्न होते हैं और पर संपत्तियों में कमी आती है। ठीक है बच्चे, तो ये वाला पोर्शन आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बजट व्यय पर। तो देखिए बच्चों, बजट व्यय क्या होता है? यानी एक साल के अंदर, यानी एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड में, एक वित्तीय वर्ष में सरकार के जो अनुमानित खर्चे होते हैं, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उन्हीं की जानकारी, उन्हीं की डिटेल्स यहाँ पर बजट एक्सपेंडिचर में, बजट व्यय में दी गई होती है। ठीक है, अब है आपका राजस्व व्यय क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो बजट व्यय जो है, इसके भी जैसे बजट प्राप्तियों के दो कंपोनेंट थे, वैसे ही बजट व्यय के भी दो कंपोनेंट हैं। एक राजस्व व्यय होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है। ठीक है, एक क्या होता है? एक होता है राजस्व व्यय, एक होता है पूंजीगत व्यय। अब राजस्व व्यय क्या है? राजस्व व्यय वे व्यय हैं, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर हैं जिनसे
ना तो लायबिलिटी में कोई कमी आती है और ना ही परिसंपत्तियां अर्थात ना ही एसेट्स क्रिएट होती हैं। यानी ना तो जो एसेट्स है ना तो वो एसेट्स इंक्रीज होगी और ना ही लायबिलिटी डिक्रीज होगी। यानी ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस होती है ना ही एसेट्स क्रिएट होती है अर्थात एसेट्स इंक्रीज होती है, उनको क्या कहा जाता है, राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब जैसे कौन कौन से हैं, जैसे सरकार का वेतन बिल आ जाए, ठीक है, जैसे सरकार कोई ब्याज का भुगतान करती है, जैसे सरकार आर्थिक सहायता देती है, जैसे सरकार सुरक्षा के लिए खरीदी गई वस्तुओं पर व्यय करती है। देखिए जैसे सरकार का वेतन, आपको पता है जितने भी डिफेंस के लोग हैं, ठीक है, यानी जो इंडियन आर्मी, पुलिस डिपार्टमेंट, तमाम जो ये सुरक्षा के काम, सुरक्षा बल जो है हमारे, उन लोगों को जो भी सैलरी वैलरी दी जाती है, उन सैलरियों से ना तो सरकार के दायित्वों में कोई कमी आती है ना ही परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। ब्याज का भुगतान करना, ठीक है, अब ब्याज का भुगतान आप भी सोचिए, आप किसी से कर्जा लिए, उस कर्जे को आप क्या करना है, जब आप कर्जा आपने लिया है तो उस कर्जे का जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने कर्ज लिया, अब उस पर 5,000 रुपए आपको ब्याज देना है, तो आपके 5,000 रुपए ब्याज देने से आपका जो 1 लाख का जो कर्जा है वो घटता नहीं है। समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब जब सरकार ने कोई ऋण वगैरह लिया होता है तो जो ऋण पे ब्याज का भुगतान जब सरकार करती है तो उससे सरकार की जो लायबिलिटी जो होती है उसमें कोई भी कमी नहीं आती है। समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक वैसे ही आर्थिक सहायता, ठीक है, अब सरकार सब्सिडी देती है, सरकार स्कॉलरशिप दे रही है स्टूडेंट को, सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है, सरकार क्या कर रही है बच्चे, सरकार राशन वगैरह मुफ्त मुहैया करा रही है, सरकार वृद्धावस्था पेंशन, सीनियर सिटीजन पेंशन उपलब्ध करा रही है, सरकार उज्ज्वला योजना के माध्यम से चीजें उपलब्ध करा रही है। तो उन सब चीजों से सरकार के कोई भी दायित्व तो नहीं पड़ सकते, ना तो एसेट्स में कोई इंक्रीमेंट होता है न तो लायबिलिटी डिक्रीज होती है। भैया सरकार कर्जा थोड़ी ना कही है कि मुफ्त में सबको बांटेगी, सरकार का दायित्व थोड़ी ना है, कर्ज थोड़ी ना लिया है। समझ आ रहा आप लोगों को? वो तो सरकार का ऑब्जेक्टिव है समाज कल्याण करना, सोशल वेलफेयर करना, तब ऐसा हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका राजस्व व्यय था। बात करते हैं हम लोग पूंजीगत व्यय के बारे में, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं जिनसे एसेट्स क्रिएट होती है और लायबिलिटी रिड्यूस होती है। मतलब परिसंपत्ति, परिसंपत्ति मतलब एसेट्स, संपत्ति बढ़ती है और दायित्व यानी लायबिलिटी घटती है। ठीक है, तो उनको हम क्या कहा जाता है? पूंजीगत व्यय कहा जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे हैं, वो एक्सपेंडिचर हैं जिनसे एसेट्स क्रिएट होती है और लायबिलिटी रिड्यूस होती है। ठीक है बच्चे, अब इसके उदाहरण क्या है? जैसे भारत सरकार कोई भी भूमि, जैसे सरकार कोई जमीन खरीद ले, जैसे आपने देखा है ना गांव में जब कोई नेशनल हाईवे एकदम पड़ जाता है, तो जब जमीनें पड़ जाती है ना, जमीनें उस प्रोजेक्ट में पड़ जाती हैं, तो किसानों से, लोगों से वो जमीनें खरीदी जाती हैं। तो देखा आपने उस मुआवजे के रूप में कितना तगड़ा वेतन मतलब रिटर्न में कुछ पैसे मिलते हैं, देखिएगा। तो वही है, तो सरकार जब भी कोई भूमि भवन वगैरह खरीदती है तो भी क्या होता है, उससे सरकार की परिसंपत्ति बढ़ जाती है, तो उस पर जो खर्चा हो रहा है वो पूंजीगत व्यय का उदाहरण होता है। फिर है मशीनरी तथा उपकरणों पर व्यय। मशीनरी तथा उपकरणों पर व्यय, यानी कि जब भारत सरकार कोई भी टेक्नोलॉजी वगैरह, लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें वगैरह लेकर आ रही है, कोई इक्विपमेंट खरीद रही है, उस पर कोई खर्चा कर रही है, तो वो सारा उससे भी परिसंपत्ति यानी एसेट्स क्रिएट होती है और क्या हो जाएगा, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण होगा। फिर शेयरों की खरीद, यानी कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई विदेशी कंपनी है, अगर भारत सरकार उस कंपनी के शेयर खरीद ले, अब जैसे अभी भारत सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही थी ना, यानी अभी मैंने बताया था एयर इंडिया को सरकार ने बेच दिया, अब कल को पता चले कि भाई एयर इंडिया को खरीद ले भारत सरकार। अगर सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को खरीदती है तो उस, ठीक है,
यानी उसके शेयर को खरीद लेती है, 100% ओनरशिप खरीद लेती है, तो उसको क्या कहा जाता है बच्चे? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और जब सरकार किसी कंपनी के शेयर खरीदती है तो उसकी ओनरशिप बढ़ जाती है, यानी परिसंपत्ति एसेट्स क्रिएट हो जाती हैं। फिर केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए जाने वाले लोन यानी कि ऋण, यानी कि अब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऋण देती है। मैंने अभी बताया था कि जब ऋण लिया जाता है तो कर्जा होता है और दिया जाता है तो एसेट्स होता है। देखिए यहाँ जब सरकार ऋणों की वसूली कर रही थी तो सरकार के क्या हो रहे थे, सरकार के ऋणों की वसूली तो एसेट्स घट रही थी, और यहाँ पे सब सरकार क्या कर रही है, लोन दे रही है, कर्जे दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को, तो सरकार की एसेट्स क्रिएट हो रही है। तो जब एसेट्स क्रिएट होती है तो किसका उदाहरण है, पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। तो समझ आ रहा है बच्चों? तो इसी को ये जो खर्चे यानी पूंजीगत व्यय है, इसको दो भाग में बांट दिया गया, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बारे में। यानी भारत में अगर कोई भी खर्चा हो रहा है तो वो या तो राजस्व व्यय के तहत होगा या फिर पूंजीगत व्यय के तहत होगा। फर्दर इन्हीं खर्चों को अगर हम इनको देखें तो ये जो खर्चे हैं, तो इसमें इन खर्चों को दो और अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। एक होता है योजना व्यय, ठीक है, प्लस योजनेतर व्यय, यानी प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। यानी टोटल जो ये जो बजट एक्सपेंडिचर है उसके खर्चों को हम दूसरे तरीके से बात करें तो योजना व्यय और योजनेतर व्यय के नाम। योजना व्यय क्या होते हैं? योजना व्यय वे व्यय हैं जिसे सरकार किसी योजना के तहत कर रही होती है, ठीक है, जिसे प्लानिंग के आधार पर किए जाते हैं खर्चे। और ये जैसे आप देख सकते हैं, सरकार अगर कोई विद्यालय बनाती है, सरकार कोई सड़क बना रही है, सरकार कोई पुल बना रही है, सरकार कोई अस्पताल खोलने जा रही है, मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, बड़े बड़े डैम्स को बना रही है, तो उन सब क्रिकेट स्टेडियम बना रही है, तो उसके पीछे क्या होता है, प्लानिंग काम करती है। तो ऐसे खर्चे जो किसी प्लानिंग के तहत किए गए हैं वो सारे प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं। और एक होता है ये जो बजट एक्सपेंडिचर है उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे भी समझा सकते हैं। और ये जितने भी सारे जो खर्चे हो रखे हैं, इन खर्चों में कुछ खर्चे योजना के तहत हो रहे हैं और कुछ बिना योजना के होते हैं। तो योजना के तहत जो हो रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको डैम तमाम उदाहरण दिए, साथ ही साथ जैसे सरकार किसको सब्सिडी देना चाहती है, आर्थिक राशन कितना मिलेगा, स्कॉलरशिप किस आधार पर दी जाएगी, कितना वृद्धावस्था पेंशन दिया जाएगा, ये सारा प्लानिंग के तहत सरकार कर रही होती है। तो ये सारे प्लान एक्सपेंडिचर है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिन्हें सरकार बिना किसी योजना करती है, अचानक से कोई, जैसे जनरली ये मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई अस्पताल खोला था, तो अस्पताल में रिपेयरिंग करानी है, तो रिपेयरिंग के खर्चे क्या है, मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं। अस्पताल सरकार ने बना दिया, उसमें डॉक्टर की सैलरी वगैरह देनी है, वो सारे क्या है, मेंटेनेंस के खर्चे हैं, वो सारे योजनेतर व्यय अर्थात नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के तहत आ रहे होते हैं। तो ऐसे कोई भी खर्चे तो मेंटेनेंस से संबंधित है वो सारे नॉन प्लान, और अचानक से कोई खर्चे हो रहे हैं तो वो सारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। और प्लान एक्सपेंडिचर जो प्लानिंग के तहत हो रहे हैं। तो जनरली इन दोनों का एक जैसा ही है, आप जो समझ लीजिएगा। तो जैसा आप लोगों को गवर्नमेंट बजट का जो कंपोनेंट क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी समस्याएं हो और कोई आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो कमेंट का जो ऑप्शन है उसमें आप कमेंट करिए और मुझे सुझाव दीजिए, ताकि मैं और अच्छा पढ़ा सकूं, और भी मैं पढ़कर आपको और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बाय बाय।